परी के जादुई 3 रास्ते। बहुत समय पहले की बात है, नीलकंठ गांव, जहां कविता अपने माता पिता के साथ रहती थी। कविता का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन खुशहाल परिवार था। कविता के पिताजी जलेबी का काम करते थे। रोजाना काम के सिलसिले से कविता के पिताजी को कभी शहर से ऑर्डर आता तो कभी गांव के बड़े बड़े घरों से। रोजाना की भाग दौड़ में कविता के पिताजी अपने आप को व्यस्त रखते थे। ऐसी ही एक बार की बात है, जब कविता के पिताजी शहर का ऑर्डर पूरा करने शहर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपाहिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बहुत लंबा खर्चा बनता है। और ये बात जब कविता और उसकी माँ को पता चलती है कि हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इलाज करवाते करवाते उनकी सारी जमा पूंजी उसमें खर्च हो जाती है। समय के साथ साथ कविता के घर में पैसों की कमी होने लगती है। फिर एक दिन कविता की माँ कविता से कहती है, बेटा तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद हम अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा चुके हैं। अब घर में इतना भी पैसा नहीं कि हम खर्च कर सके। अब तू ही बता हमारा क्या होगा। माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड की मम्मी भेलपूरी बेचती है और वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है। बेटा भेलपूरी में जो भी सामान चाहिए होगा वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी और मैं तुझे सारा सामान तैयार करके दिया करूंगी। तू सिर्फ बाजार में जाकर उसको बेच दिया करना। माँ मैं जानती हूँ भेलपूरी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी को देखा है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस 2-3 प्रकार की चटनियाँ, मुरमुरे, नमकीन, पापड़ी, मूंगफली, मिर्च, प्याज, टमाटर आदि ये सब चाहिए होता है। ये सब तो हमारे पास हमारे खेत से भी मिल जाएगा। अगले दिन कविता अपनी माँ के साथ मिलकर अपना सारा सामान तैयार कर लेती है और एक बड़ी सी थाल पर अपना पूरा सामान और एक स्टैंड अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। मार्केट में पहुंचकर कविता लोगों को देखती है कि तरह तरह के आइटम हर कोई बेच रहा होता है और वो भी वहां पर जाकर अपना स्टॉल लगा लेती है। कविता बहुत समझदार लड़की थी, जिसे कैसे अपनी चीज को बेचना है इस चीज का अच्छे से आइडिया था और वो मार्केट में खड़े होकर आवाज लगाती है, कोलकाता की भेलपूरी ले लो, कोलकाता की स्पेशल मसाले वाली भेलपूरी ले लो। कविता की स्टॉल सबसे अलग हटकर थी और पूरी मार्केट में किसी के पास भेलपूरी नहीं थी, जिस वजह से कुछ ग्राहक कविता के पास आते हैं और उसकी भेलपूरी खाते हैं। भेलपूरी खाकर सभी को वो चटनी का स्वाद और स्पेशल मसाला खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से लोग उसे फिर से ले लेते हैं। ये सब देख रहे पास के दुकानदार कविता के पास आते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। मेरा बिजनेस राम लड्डू का है और तुझे पता है इस मार्केट में राम लड्डू सबसे ज्यादा बिकता है और तेरे स्टॉल की वजह से मेरे राम लड्डू पर ग्राहक कम हो गए हैं। तुम्हें पता है इस गांव में सबसे ज्यादा गोलगप्पे बिकते हैं और मैं गोलगप्पे बेचता हूँ, लेकिन तुम्हारी भेलपूरी में पता नहीं क्या है जिसकी वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारे भेलपूरी खाने आए हैं और उन्होंने 2 बार ली, जबकि वो हमेशा मेरे गोलगप्पे 4 बार खाते हैं। देखो जो भी हो, हम तुम्हें यहाँ पर स्टॉल लगाने नहीं दे सकते क्योंकि हम यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं और हम फालतू में अपनी मेहनत को खराब नहीं कर सकते। और तुम कल की आई लड़की यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही, चलो जाओ यहाँ से। कविता उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन दुकानदार बहुत ज्यादा तेज होते हैं और वो जलन की भावना से उसे मार्केट से हटा देते हैं। कविता लड़की होने की वजह से उनसे ज्यादा बोल नहीं पाती और न ही अपनी बात रख पाती है, जिस वजह से कविता को वहां से अपना स्टॉल हटाना पड़ता है। घर में पैसा ना होने की वजह से कविता टेंशन में होती है और अपना स्टॉल लेकर घर वापस जा रही होती है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बता सके, लेकिन टेंशन में होने की वजह से कविता रास्ता भटक जाती है और दूसरे रास्ते पर पहुंच जाती है। कविता उन रास्तों को देखकर चौंक जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी रास्ते में से आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें हम रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते तुम्हें दिखेंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगी। रास्ता भी चुनना पड़ेगा? ऐसा क्यों? मैं तो पीछे के रास्ते से आई थी, तो मैं वहीं से वापस चली जाऊंगी। मुझे रास्ते बहुत डरावने लग रहे हैं। ना बाबा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती।
मेरे घर में मेरे पिताजी अपाहिज है और घर में पैसा भी नहीं है जो हम उन्हें कुछ अच्छा खिला पिला सके। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा और तुम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर सकोगी। साथ में तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकोगी। तभी तीसरी लिपस्टिक वाला रास्ता उससे कहता है, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है, तुम इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हो और अपना घर चला सकती हो। तुम चाहो तो मेरे रास्ते से जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी सारी लिपस्टिक दे दूं। तभी पास में मेकअप किट वाला रास्ता बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मेकअप किट की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर तुमने मेरी एक किट भी बेची तो तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और ये सब तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, चाहे जितनी मर्जी ले जाओ। दोनों रास्तों की बातें सुनकर कविता बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसने ऐसे रास्ते पहली बार देखे थे कि तभी पास में बहुत सुंदर ड्रेस वाले रास्ते से आवाज आती है, मेरे पास बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस है, तुम इन ड्रेस को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। तुम चाहो तो मेरा रास्ता चुन लो। थोड़ी देर बाद मिट्टी वाले रास्ते से आवाज आती है, मैं समझ गया कि तुम्हें इन सब रास्तों की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने पिताजी के पास पहुंचना है। मैं साधारण मिट्टी का रास्ता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और न ही तुम मुझे बेचकर कुछ कमा पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें घर पर जल्दी पहुँचा सकता हूँ। लिपस्टिक वाला रास्ता, मेकअप किट वाला रास्ता, ड्रेस वाला रास्ता और मिट्टी वाला रास्ता, इन सब की बातें सुनकर कविता के मन में जो बात आती है, कविता वही कहती है, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने घर जल्दी पहुंचना है और मुझे दुकानदारों का जुल्म माँ को बताना है और मेरे पिताजी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कविता इतना कहकर मिट्टी के रास्ते पर चलने लगती है और अपने घर की तरफ पहुंचने की कोशिश में जल्दी जल्दी कदम रखती है, लेकिन चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण मिलती है और उसे घायल अवस्था में देखकर कविता कहती है, अरे ये हिरण यहाँ पर अकेला है और ये घायल भी है, मैं इसकी मदद करती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। मैं बहुत समय से परेशान हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हें ठीक करके वापस यहीं पर लाकर छोड़ दूंगी। कविता अपने घर पहुंचती है और उस हिरण के बारे में बताती है, फिर उन जालिम दुकानदारों के बारे में भी अपनी माँ को बताती है और घर में पहुंचकर उस हिरण का बहुत ख्याल रखती है। सारी बातें हो जाने के बाद कविता शाम को फिर से मार्केट में निकल जाती है और घर में अकेला हिरण इधर उधर घूमता फिरता है। पूरी शाम मेहनत करके कुछ लोगों को भेलपूरी बेच पाती है। कविता अपने काम से बहुत खुश थी क्योंकि सुबह उसे कोई चैन से काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन शाम होते ही उसे अच्छी जगह भी मिल जाती है और वो भेलपूरी भी बेच लेती है। थक हार के कविता घर वापस आती है। ये सब देख हिरण समझ जाता है कि सच में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और फिर भी वो उसकी मदद कर रहे हैं। कविता हिरण को खिला रही होती है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा भेलपूरी बेचकर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, ऐसे तो हमारे घर में राशन कैसे आएगा और तेरे पिताजी की पट्टियाँ कैसे होगी। ये सब दुख से भरी बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर एक परी के रूप में आ जाता है। बदला हुआ हिरण का रूप देखकर कविता हैरान रह जाती है और साथ ही डर जाती है। तभी परी कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मैंने हिरण का रूप ले रखा था और देखना चाहा कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद और इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी मेरी मदद कर रही थी और तो और तुम्हारे घर में राशन ना होने के बाद भी तुमने मुझे इतने अच्छे से रखा। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो ये जादुई छड़ी। लेकिन जादुई छड़ी का मैं क्या करूँगी? आप बस मेरे पिताजी को ठीक कर दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कविता तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी बेटी सबके पास होनी चाहिए। तुम्हें इतना सब कुछ मिलने के बावजूद कोई लालच नहीं है और तुम अपने पिताजी को ठीक पाना चाहती हो, इसलिए अब मेरी बात को गौर से सुनो। ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगी और इस जादुई छड़ी से तुम अपने पिताजी को भी ठीक कर सकती हो, साथ में अपने घर की गरीबी भी मिटा सकती हो। अपनी बात कर कर परी वहाँ से चली जाती है। कविता बहुत होशियार होती है और वो जादुई छड़ी घुमाकर कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे घर में मेरे पिताजी को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो
ताकि वो अच्छे से चल फिर सके, और मेरा ये घर एक बड़े से घर में बदल दो और इसमें जरूरत की सारी चीजें हमें दे दो। जादुई छड़ी में से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके पिताजी और पूरे घर में घूमती है, और वहीं उसके पिताजी भी ठीक हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ही कविता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें सारी जरूरत की चीज रखी होती है। ये सब देखकर कविता और कविता की माँ बहुत खुश होती हैं। कविता के पिताजी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बहुत धन्यवाद उन परी जी का, अगर वो ना होती तो पता नहीं कितने महीनों तक ऐसे ही बेड पर पड़ा रहता मैं। जादुई छड़ी की वजह से कविता को अपना बड़ा घर मिल जाता है और अपने पिताजी बिल्कुल स्वस्थ मिलते हैं, जिस वजह से कविता बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। जादुई छड़ी की वजह से कविता अपने माता पिता के साथ बहुत खुश होती है और अपने बड़े से घर में अपने माता पिता को जादुई छड़ी की मदद से तरह तरह के व्यंजन खिलाती है। इस तरह सभी बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छे से रहने लगते हैं। कविता के अब मुश्किल दिन खत्म हो जाते हैं। कविता अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। एक समय की बात है जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सोनम अपनी माँ शकुंतला के साथ रहती थी और सोनम के पिता सब्जियां बेचने का काम करते थे। सोनम की माँ और पिता दोनों अनपढ़ थे, उन्हें हिसाब किताब तक नहीं आता था। सोनम बड़ी हो गई थी और वो अपने पापा के साथ बाजार में सब्जियां बेचने जाती थी और वो पैसों का हिसाब किताब रखती थी। सोनम और उसके पिता के बाजार जाने के बाद सोनम की माँ शकुंतला घर के काम करती थी और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। शकुंतला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और सब्जियां उगाने में उनकी मदद भी करती थी। सोनम के बगीचे में थोड़ी बहुत सब्जियां ही उगा करती थी, जिन्हें तोड़कर सोनम अपने पिता के साथ ठेले में रखकर बाजार बेचने के लिए जाया करती थी। इसी से उनके घर का खर्चा चलता था। आओ आओ भाई साहब, आलू ले लो, 10 रुपए किलो आलू। आओ बहन, पहाड़ी आलू है, खाने में एकदम स्वादिष्ट है। अरे वाह, आलू तो आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर 10 रुपए ज्यादा नहीं है? 8 रुपए लगाओ तो ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम, आलू तो 10 रुपए किलो ही है, आप बाजार में कहीं भी पता कर लीजिए, इसे कम रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारी दुकान पर हम सबसे कम दामों पर सब्जियां बेचते हैं। अच्छा ठीक है, 2.5 किलो दे दो, अगर अच्छा लगे तो और ले जाऊंगी। सोनम उस औरत के लिए 2.5 किलो आलू तोल देती है और उसे दे देती है और वो औरत सोनम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। हमेशा की तरह शाम को सोनम अपने पिता के साथ बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौटी और घर जाकर पैसों का हिसाब अपने पिता को बताकर खाना पीना खाकर सो गई। सोनम गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सोनम इतनी समझदार थी कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी संभाल रही थी। सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे वो कमाते थे, उनसे घर में राशन भरवाते थे और उन्हीं पैसों में से अपने स्कूल का खर्चा भी निकालती थी। उसके साथ साथ बचे हुए पैसे सोनम अपनी माँ के पास जमा कर देती थी, जो शकुंतला अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी। ऐसी ही एक दिन सोनम स्कूल जाती है और सोनम की माँ घर में बैठकर हाथों से स्वेटर की बुनाई कर रही होती है। तभी अचानक से शकुंतला को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। मौके पर सोनम के पिता वहां होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद सोनम के पिता सोनम को स्कूल से घर ले आते हैं। घर आकर जब सोनम ये सब देखती है तो वो बहुत जोर जोर से रोती है। माँ उठो ना माँ, आपको ये क्या हो गया है माँ? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ, माँ उठो ना। सोनम अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा रोती है और सोनम के पिता किसी तरह सोनम को संभालते हैं और वो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। काफी समय तक सोनम अकेले अकेले रहने लगती है। वो अपने पिता से बात भी नहीं करती है। ये सब सोनम के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब सोनम की दादी वहाँ पर कुछ समय के लिए रहने आती है। सोनम की दादी को सोनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ही अपने लिए एक पोता चाहती थी, परंतु ऐसा हो नहीं सका।
इसलिए वो अपने बेटे का विवाह एक दूसरी लड़की से करवाना चाहती थी। अरे बेटा, आज मैं तुझे कुछ समझाती हूँ। देख, सोनम बिटिया अब बड़ी हो रही है और उसे एक माँ की जरूरत है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जरा कुछ सोच समझ कर बोला करो। सोनम बड़ी हो गई है, वो सब समझती है। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे का सहारा देकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? सोनम को एक माँ की जरूरत है जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके। वो अपनी सारी बातें तुझे नहीं बता सकती है, इसलिए मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। आने वाले कुछ सालों में सोनम का विवाह हो जाएगा और फिर तू अकेला रह जाएगा। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, पता नहीं कब रहूँ कब ना रहूँ। फिर तुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना। अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? सोनम की दादी अपने बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और सोनम के पिता सोच में पड़ जाता है और आखिर में वो अपनी माँ की बात मानकर एक औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उस औरत का नाम संगीता होता है। संगीता भी एक विधवा औरत थी और जिसकी सोनम के बराबर एक बेटी थी। सोनम की दादी उन दोनों की शादी करवा देती है और अब संगीता अपनी बेटी को लेकर सोनम के घर आ जाती है और सोनम की दादी बस पकड़कर वापस अपने गांव चली जाती है। संगीता अपनी बेटी चुलबुल से बहुत प्यार करती थी, परंतु वो सोनम से प्यार करने का भी दिखावा करती थी ताकि सोनम के पिता को कभी उस पर शक ना हो। अरे सोनम बिटिया, यहाँ तो आओ। चुलबुल, यहाँ आओ। देखो, मैं तुम दोनों बहनों के लिए फ्रॉक लेकर आई हूँ। दोनों बहनें भाग भाग कर अपनी माँ के पास पहुँच जाती हैं। तभी सोनम को वहाँ पर एक लाल फ्रॉक दिखाई देती है। सोनम को वो फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपने हाथों में ले लेती है। अरे वाह माँ, फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत है। आप बहुत अच्छी हैं जो आप मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई हैं। अरे सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। माँ तुम्हारे लिए नीली फ्रॉक लेकर आई है, ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। संगीता भी सोनम से वो लाल फ्रॉक छीन लेती है। फ्रॉक का छीनना सोनम को अच्छा नहीं लगता है, पर वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वो नीली वाली फ्रॉक बेमन से अपने पास रख लेती है। सोनम का मन उदास हो जाता है, पर वो अपनी बहन और माँ को उदास नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब सोनम और चुलबुल दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। सोनम और चुलबुल की एक दोस्त थी जिसका नाम शिखा था। शिखा की शादी तय हो गई थी और आने वाले 2 दिनों में उसकी शादी थी। दोनों बहनें अपनी दोस्त शिखा की शादी के लिए तैयार होती है और अपनी माँ के साथ शिखा की शादी में पहुँच जाती है। शादी में पहुंचने के बाद चुलबुल अपने दोस्त का लहंगा देखती है। वो गुलाबी लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और शिखा भी उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह शिखा, तुम तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा लहंगा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सोनम, लहंगा तो अच्छा होगा ही ना। ये सरोजनी का लहंगा है, पूरे 2 लाख रुपए का है। क्या कहा? 2 लाख रुपए का? ये तो बहुत ही महंगा है। ऐसा लहंगा तो हम अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद सकते हैं। बधाई हो शिखा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ, थैंक यू। जाओ जाकर खाना खा लो। यहाँ पर पूरे 56 प्रकार के भोजन है, सब खाना खाकर जाना। अपने दोस्त को बधाई देने के बाद चुलबुल और सोनम खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सोनम चुलबुल से कहती है, चुलबुल, तुमने देखा शिखा का लहंगा कितना खूबसूरत था। मैं भी अपनी शादी पर ऐसा ही लहंगा खरीदूंगी। ये क्या कह रही हो सोनम? तुम्हें कुछ पता भी है वो लहंगा कितना महंगा है? तुम तो अपनी मरी हुई माँ की कोई पुरानी साड़ी का लहंगा बनवा लेना। मैं तो माँ से कहकर सरोजनी से इससे भी सुंदर लहंगा लेकर आऊंगी अपनी शादी पर। दोनों बहनों को बातें करता हुआ संगीता सुन रही थी। तभी संगीता चुलबुल के पास आकर कहती है, परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छा लहंगा खरीद कर दूंगी। माँ, मुझे भी ऐसा ही लहंगा चाहिए। आप मुझे भी दिलवाएंगे ना मेरी शादी पर ऐसा लहंगा? पहले तुझे कोई पसंद तो कर ले, तुझसे शादी करेगा कौन? और वैसे भी तेरी माँ कोई कुबेर का खजाना छोड़कर नहीं गई है यहाँ पर, जो मैं तेरे लिए इतना महंगा लहंगा खरीद पाऊँ। आज तक जो भी मैंने बचाया है वो अपनी बेटी के लिए बचाया है। सोनम को अपनी सौतेली माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है और उसका मुंह उदास हो जाता है।
सोनम अपनी माँ और बहन से दूर चली जाती है और पार्टी में खाना खाने लगती है। वहीं पार्टी में आया हुआ एक परिवार सोनम को देखता है और सोनम उन्हें एक ही नजर में पसंद आ जाती है। अरे ये लड़की तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, अगर ये हमारे घर की बहू बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। पर इसके माता पिता कौन हैं? पूरी पार्टी में पता करने के बाद उस औरत को सोनम की माँ के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास जाती है। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी है वो आपकी ही बेटी है ना? कौन? जो वो वहाँ पर खड़ी है? हाँ हाँ मेरी ही बेटी है। और ये जो मेरे साथ है ये भी मेरी ही बेटी है। बताओ क्या हुआ? वो दरअसल बात ये है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु उससे पहले मुझे अपनी बेटी चुलबुल की शादी करनी है। चुलबुल की बात सुनकर उस औरत के मन में और लालच बढ़ जाता है। उस औरत के 2 बेटे थे और वो अपने दोनों बेटे की एक ही साथ शादी करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि सोनम और चुलबुल दोनों बहनें हैं, तो वो संगीता से दोनों बहनों की शादी के लिए बात पक्की कर लेती है। उसके बाद संगीता अपने बचाए हुए पैसों को निकाल लेती है और अपनी बेटी चुलबुल के साथ जाकर बाजार में शॉपिंग कर लेती है। वो अपनी बेटी को बाजार से सबसे अच्छा लहंगा दिलवा देती है। चुलबुल अपने लिए सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर लाकर सोनम को अपना लहंगा दिखाते हुए उसे चढ़ाने लगती है। माँ देखो, मेरा ये सरोजनी का लहंगा कितना सुंदर है ना। मैं इसे शादी पर पहनूंगी तो सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। सोनम तुम भी अपनी माँ का रखा हुआ लहंगा निकाल कर ले आओ ना, मैं भी तो देखूं जरा वो लहंगा कैसा है। सोनम अपनी माँ के रखे हुए कपड़ों में से अपनी माँ की शादी का लहंगा निकाल कर ले आती है, जिसे चूहे ने जगह जगह से काट रखा था। लहंगा पूरा खराब हो गया था। अरे कोई बात नहीं, जरा जरा सा छेद ही तो हो गया है, मैं इसे रफू करवा दूंगी। वैसे भी शादी का लहंगा एक ही दिन पहनना होता है, अब इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को अलग अलग लहंगे दिलवाऊं। संगीता सोनम के लहंगे पर रफू करवा देती है और वो अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे गहने और कपड़े खरीद लेती है, पर सोनम के लिए कुछ भी नहीं खरीदती है। ये बात सोनम को अच्छी नहीं लगती है, पर वो किसी से इस बात पर बहस नहीं करती है। वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अगले ही दिन शादी का मुहूर्त था और अचानक से एक लापरवाही से घर में आग लग जाती है और जिसमें चुलबुल का लहंगा जल जाता है। ये सब देखकर चुलबुल बहुत ज्यादा रोने लगती है। माँ देखो ना, मेरा कितना महंगा ब्राइडल लहंगा था, वो जल गया है। संगीता जानती थी कि वो लापरवाही संगीता से ही हुई है, जिस वजह से घर का बहुत सारा सामान जल गया था। परंतु सोनम का लहंगा वो बिल्कुल ठीक था। सोनम उस लहंगे को किसी तरह से कपड़े से झाड़ झाड़ कर साफ कर लेती है। सोनम लहंगे को साफ करती है, तभी उसमें से एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बाद वो लहंगा एक बहुत ही खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। वो लहंगा बिल्कुल वैसा ही लहंगा था जैसा सोनम की दोस्त शिखा ने अपनी शादी पर पहना था। ये देखकर सोनम को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी सोनम की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। सोनम बेटी, मैं सब कुछ देख रही हूँ कि तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे शादी की तैयारी भी नहीं करवाई है, पर कोई बात नहीं, ये लहंगा एक जादुई लहंगा है और इस लहंगे से तू अपनी शादी के लिए कोई भी चीज मांग सकती है। पर माँ देखो ना, मेरी बहन चुलबुल का लहंगा तो आग में बुरी तरह से जल गया है। मैं ये लहंगा नहीं पहन सकती हूँ, ये लहंगा चुलबुल पहनेगी। हम दोनों बहनों की शादी है। अगर चुलबुल को अच्छा लहंगा नहीं मिला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं तो कोई सी भी पुरानी साड़ी पहन लूंगी। चुलबुल सोनम की ये सारी बात बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बहन को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर चुलबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनम को गले लगा लेती है। सोनम, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, पर तुम्हारे मन में तो मेरे लिए जरा सी भी बुराई नहीं है।
तुम मुझे अपना ये लहंगा देने को भी तैयार हो, जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। चुलबुल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम्हारा ध्यान भी रखा है। मैंने हमेशा परीक्षा में तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे चक्कर में माँ से कई बार डांट भी खाई है। मैं तुम्हें सगी बहन से बढ़कर मानती हूँ। अब दोनों बहनों का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। सोनम अपना लहंगा चुलबुल को दे देती है। चुलबुल वो लहंगा नहीं पहनती है और वो अपनी माँ की एक मामूली साड़ी पहन लेती है। ये क्या चुलबुल, सोनम ने तो तुम्हें अपना लहंगा दिया था, फिर तुमने वो क्यों नहीं पहना? माँ, वो लहंगा दीदी का है, उनकी माँ की निशानी है। मैं उस लहंगे को नहीं पहन सकती हूँ। उस लहंगे पर केवल दीदी का ही अधिकार है। अपनी बहन चुलबुल को पुरानी साड़ी पहनते हुए देखकर सोनम को अच्छा नहीं लगता और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर हूबहू दिखने वाला एक और सुंदर सा लहंगा मांग लेती है। वो जादुई लहंगा अपनी शक्तियों से एक और हूबहू दिखने वाला लहंगा प्रकट कर देता है और दोनों बहनें अपनी शादी पर वही लहंगा पहन लेती है और दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। अब संगीता भी सोनम के लिए अपने मन में कोई भी गलत भावना को पैदा नहीं करती है और अपनी दोनों बेटी को बराबर प्यार करती है। इस तरह अब संगीता अपने दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देती है और खुशी खुशी दोनों को ससुराल भेज देती है।